मेरा नाम अक्षरा है। मेरा ताल्लुक़ गरीब परिवार से है। मैं अपनी फूफू के घर रहती थी और उसके बाद मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी मम्मी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर मेरी मम्मी के घर वालों ने उन्हें इस बात पर मजबूर किया कि वो मुझे छोड़ दें। उन्होंने ये कहकर मुझे मेरे पापा के घर में छोड़ दिया कि मैं उनकी औलाद हूँ। ऐसे में उनके ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर की बेटी को सँभाले। वो इस बोझ को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। मेरे नाना लोग मुझे अपने घर लेकर नहीं गए थे। नाना तो शायद ले भी जाते, मगर मेरे मामू मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। मुमकिन था कि मेरी जगह कोई लड़का होता तो उसे अपने घर ले जाते और अपना बेटा बना लेते, मगर हमारे यहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है और ऐसा बोझ उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। यही वजह थी कि मुझे यहीं छोड़ दिया गया और मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती ले जाया गया। मेरी मम्मी की ज़बरदस्ती दूसरी शादी करवा दी गई, जो कि वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। उन्होंने बहुत कहा कि किसी को भी उनकी और उनकी बेटी की ज़िम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी के घर में काम करके अपनी और अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी उठा लेगी, लेकिन मामू इस बात पर राज़ी नहीं थे। मेरे मामू बहुत ही सख्त मिजाज के थे। उन्होंने कभी भी बहनों और बेटियों को वो मुकाम और वो इज़्ज़त नहीं दी थी जो उनका हक़ था। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी मम्मी को भी पढ़ने नहीं दिया था। मेरी मम्मी ने बस 10वीं तक पढ़ाई की थी और उसके बाद मेरे मामू ने उन पर पाबंदी करनी शुरू कर दी और उन्हें घर बैठा दिया। 2-3 साल गुज़र गए थे कि उनके रिश्ते देखकर उनकी शादी करवा दी गई। मेरे पापा मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका बहुत ख़याल भी रखते थे। मम्मी को लगा था कि शायद पापा के उनकी ज़िंदगी में आने से उनकी ज़िंदगी बदल गई है और उनके दुखों का सिलसिला ख़त्म हो गया है। लेकिन ये भी कुछ ही सालों की बात थी। उनकी शादी को 5 साल ही गुज़रे थे जब मेरे पापा हम दोनों माँ बेटी को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी तो वो कर नहीं सकती थी और वैसे भी मेरे मामू उन्हें कभी कोई नौकरी करने की इजाज़त ना देते। वो तो हमें अपने घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तो हमेशा मम्मी को बहुत समझाया और इतनी मुश्किलों से उन्होंने मम्मी से जान छुड़ाई थी, और अब दोबारा से वो मेरी मम्मी को भला इस घर में क्यों पनाह देते। हालांकि मेरे नाना लोग गरीब नहीं थे, उनके पास पैसा था और वो सारा पैसा मेरे मामू ने अपने कब्ज़े में किया था। शायद उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मेरी मम्मी जायदाद में से हिस्सा ना मांग ले। वो इसी बात को लेकर वो उनसे नफ़रत करते थे। ये सोच रहे थे कि अगर उनकी कोई बहन ना होती तो ऐसे में जायदाद में उनका कोई हिस्सेदार भी ना होता। उन्हें मम्मी को जायदाद में से हिस्सा क्या देना था, वो तो उन्हें इस घर में भी रहने नहीं देते थे। जैसे ही पापा का देहांत हुआ था तो मामू ने मेरी मम्मी की दूसरी जगह शादी करवा दी। मजबूरन मेरे ददियाल वालों को मुझे अपने पास ही रखना पड़ा। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। मेरे दादा तो इस दुनिया में नहीं थे और दादी भी कुछ बीमार रहती थी। मेरे पापा एक ही भाई थे। ऐसे में मेरा ना तो कोई चाचा था और ना ही कोई ताया जो मुझे अपने साथ घर ले जाते। मेरे पापा की एक बहन थी, मेरी फूफू, जो हमारे गांव में ही रहती थी। मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे कभी बोझ नहीं समझा था। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर उनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा कर पाती। मैंने अपनी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज से ही हासिल की थी। मेरी फूफू की अपनी 2 बेटियां थीं और वो भी तकरीबन मेरी ही उम्र की थी। वो भी मेरे साथ स्कूल और कॉलेज जाया करती थी। उन्होंने भी मुझे अपनी बहन बनाकर इस घर में रखा था। लेकिन मेरी फूफू के पति, उन्हें मेरा इस घर में रहना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। मेरी दादी अपनी मौत से पहले अपना घर मेरे नाम कर गई थी और ये घर ही था जिसने मुझे इस घर में रखा हुआ था। मेरी फूफू के पति ने मुझे अपने घर में इसलिए जगह दी थी कि एक दिन वो किसी से मेरी शादी करवा कर मुझे विदा कर देंगे और जो घर मेरी दादी की तरफ से मुझे मिला है वो घर उनके कब्ज़े में आ जाएगा। इस लालच के चक्कर में उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी थी। जो भी था, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। घर के खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते थे और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी।
इसलिए मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती थी और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, जो मुझे बचपन से नहीं मिली थी। मैं चाहती थी मेरे पास बहुत दौलत हो और उसके बाद मैं अपनी मम्मी से मिल सकूं और कोई भी मुझे उनसे मिलने से रोक ना सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि मेरी किसी बहुत अच्छे और बड़े घर में शादी होती, मगर हम लोग गरीब थे। यहाँ पर तो किसी अच्छे घर का रिश्ता तो नहीं आ सकता था। मैं सबसे बड़ी थी। मेरी फूफू अपनी बेटियों से पहले मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता अभी तक नहीं आया था। जो भी रिश्ता आता या तो उनके हालात हमारी ही तरह बहुत ख़राब होते थे। ऐसे घर में मेरी फूफू मेरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, और कुछ लोग जो हमसे थोड़े बेहतर होते, उन्हें हमारा घर पसंद नहीं आता और हमारी गरीबी को देखकर वो भाग जाते, ये सोच कर के कि यहाँ से लड़की के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जबकि उन्हें 7 लाखों का दहेज भी चाहिए था। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी और अभी तक मैं अपने फूफू के घर में बैठी हुई थी। मोहल्ले में मेरी कुछ सहेलियां थीं। जब मैं एक दिन अपनी एक सहेली के घर गई तो उसने मुझे बताया कि यहीं मोहल्ले में ही एक नया पार्लर खुला है, जिसमें जाने वाली हर औरत की किस्मत बदल जाती है। मैं बहुत हैरान हुई। सुनकर मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि ये बात बिल्कुल सच है। जो भी लड़की उस ब्यूटी पार्लर में जाती है तो उसकी शादी एक बहुत ही हसीन और अमीर आदमी से हो जाती है और उसकी किस्मत बदल जाती है। मेरी सहेली का भी इरादा था कि वो भी वहाँ जाएगी और बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। मैं घर आ गई और मैंने उससे इस बारे में कोई बात ना की। उसके सामने तो मैंने यही कहा कि मुझे इन सारी बातों पर भरोसा नहीं है। ये सब ऐसे ही झूठ होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह दिया जाता है। मगर घर आकर मेरा सारा ध्यान उसी तरफ था। पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे जो मैं हाथ में लेकर ब्यूटी पार्लर चली जाती। लेकिन जब जब मैं अपनी सहेली की बातों को सोच रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मर्तबा वहाँ जाकर देखा जाए। हो सकता है कि मेरी भी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस तरह घर बैठकर तो मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं थी। पिछले 20 साल से मैं इसी तरह घर में बैठी थी और इन 20 सालों में कुछ नहीं बदला था। ऐसे में अगर ज़िंदगी एक मौका दे रही थी तो उसे आज़माने में क्या हर्ज था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मेरे कुछ पैसे बर्बाद हो जाते और कोई फ़ायदा ना होता। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होना था और मुमकिन था कि मेरी ज़िंदगी वाकई में बदल जाती। पैसे तो मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने फूफू से कुछ पैसे मांग लिए। बहुत कम ऐसा होता था कि मुझे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कुछ ख़रीदनी होती तो मैं उनसे पैसे मांग लेती थी। अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। फूफू ने भी कभी मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे, ये सोचते हुए कि शायद मुझे ज़रूरत होगी। उन्होंने कुछ पैसे मुझे दे दिए। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मैं मोहल्ले में नए बने हुए ब्यूटी पार्लर जाने लगी हूँ, क्योंकि अगर मैं फूफू को ये बात बता देती तो शायद उन्हें ये बात अच्छी ना लगती। घर में खाने को पैसे नहीं थे और मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की पड़ी थी। ये बात कुछ अजीब सी लगती थी, इसलिए मैंने ये कह दिया कि मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और मैंने फूफू से पैसे लेकर अपने पास रख लिए। अब मैं इस बात के इंतज़ार में थी कि जैसे ही फूफू अगले दिन अपने काम के लिए निकल जाएगी तो मैं भी ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। अगले दिन फूफू अपने काम पर जैसे ही गई, मैंने घर में सबसे ये कहा कि मैं अपनी सहेली के घर किसी काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगी। और अब मेरा रुख उस ब्यूटी पार्लर की तरफ था। वहाँ से होकर आई, ये सोच करके कि हो सकता है मेरी भी उससे किस्मत बदल जाए। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि दिल ही दिल में कहीं ना कहीं मुझे इस बात का यकीन था कि मेरी किस्मत ज़रूर बदलेगी और मेरे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। घर आते ही मैं इंतज़ार करने लगी थी कि मेरे लिए किसी बड़े और अच्छे घर का रिश्ता आए। इस बात को 3 दिन ही गुजरे थे और ठीक 3 दिन बाद मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। वो लोग बहुत ही बड़े घर के थे और अमीर लोग थे। लड़का भी देखने में खूबसूरत था। फूफू तो हैरान रह गई थी कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे घर कैसे आ गया। उन लोगों ने यही कहा था कि उन लोगों को ना तो दहेज के नाम पर कुछ चाहिए और ना ही उन्हें शादी की कोई लंबी चौड़ी तारीख रखनी है।
बस जल्दी से वो मुझे ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहते हैं क्योंकि मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ। हमारे घर 2 ही लोग आए थे, एक लड़का और उसकी मम्मी। वो दोनों रिश्ते की बात करने आए थे। लड़के की माँ का कहना था कि उसके पति इस दुनिया में नहीं है और उनका इकलौता बेटा है, सारी जायदाद का इकलौता वारिस है। फूफू इस बात पर हैरान थी कि वो लोग अचानक से हमारे घर रिश्ता लेकर कैसे आ गए, क्योंकि जब भी कोई किसी के घर में रिश्ता मांगने के लिए जाता है तो पहले से उसे थोड़ी बहुत मालूमात होती है। या तो रिश्ते करवाने वाली उसे रिश्ते के लिए भेजती है या फिर पहले से ही कहीं पर मुलाकात हुई हो तो फिर ही लोग घर आते हैं। इस तरह से अचानक कोई भी किसी के घर तो नहीं आ जाता और हम लोग तो उन्हें जानते भी नहीं थे। पहली मर्तबा ही हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उन लोगों को कैसे मालूम था कि इस घर में कितनी लड़कियां मौजूद है और उनका रिश्ता हुआ है या नहीं। ये सारी मालूमात उन्हें किसने दी थी, मगर खैर फूफू खामोश रही, ये सोच करके कि हो सकता है मोहल्ले वालों ने कहीं जिक्र किया हो और इसीलिए वो रिश्ता लेकर आ गए होंगे। मैं तो उन लोगों को घर में देखकर बहुत खुश हो गई थी कि अब मैं शादी करके एक अमीर घर में चली जाऊंगी और वहां जाकर मेरी सारी ख्वाहिश पूरी होगी। फूफू ने सोचने के लिए वक्त मांगा था क्योंकि वो अचानक से इस तरह से हाँ नहीं कर सकती थी। वो लोग चले गए, जबकि उनके जाते ही मैंने फूफू से कहा कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, क्योंकि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। फूफू ने मुझे समझाने की कोशिश की कि इस तरह से वो अनजान लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती, वो भी बेटी के मामले में, मगर मैंने भी अपनी ज़िद बना ली थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे फूफू चाहती ही नहीं कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। उनका दिल निश्चित नहीं था, बहुत सारी बातें सोचकर वो खामोश थी, मगर मेरी ज़िद ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिरकार वो राज़ी हो गई, ये सोचते हुए कि कहीं मैं ऐसा ना समझूं कि उन्हें मेरी खुशी प्यारी नहीं। उन्होंने जहाँ तक मुमकिन हुआ मुझे समझाया था, लेकिन जब मैं खुद ही समझना नहीं चाहती थी तो वो भी खामोश हो गई और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो इस बात पर हैरान थी कि इतने अमीर लोग हम लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए कैसे तैयार हो गए। जितने अमीर वो लोग थे, किसी भी अच्छे और अमीर घर में वो रिश्ता कर सकते थे, तो वो हमारे इस गरीब घर में किस लिए आए थे। मगर मैंने उन्हें ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और फ़ौरन से कहा कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। फूफू ने भी मेरे कहने पर हाँ कर दी थी और वो लोग शादी भी जल्दी करना चाहते थे। इसी महीने की आखिरी में शादी की तारीख पक्की हो गई और शादी के सारे इंतज़ाम उन्हीं लोगों ने किए थे। मेरी शादी हो चुकी थी और जैसे ही विदाई का वक्त आया तो मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़ते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई और घबरा गई थी। मैंने अपने घर वालों से कहकर विदाई से इनकार कर दी और अपने पति को अपने पास बुलाया। मैं उसे अपने साथ लेकर घर से निकल गई और हम लोग रहने के लिए जगह तलाश कर रहे थे, जबकि मुझे कोई भी ऐसी जगह अभी तक समझ नहीं आ रही थी। इस तरह से हम किसी के घर तो नहीं जा सकते थे जब अचानक से मुझे उसी ब्यूटी पार्लर का ख्याल आया और मैं अपने पति को साथ लेकर उस ब्यूटी पार्लर में रहने के लिए चली गई। मगर आगे का मंजर देखकर होश उड़ गए जब एक औरत मेरे पति की तरफ भागती हुई आई और उसके गले लग गई। ये मंजर देखकर मैं हैरान थी। वो औरत मेरे पति को अपना पति कह रही थी। मैं हैरान थी, लेकिन मेरा पति खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। मैं हैरान इस बात पर थी कि उसने इस औरत को अपने से दूर क्यों नहीं किया। वो खामोशी से वहीं पर खड़ा था और वो औरत उसके ऊपर अपना हक जता रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी इस आदमी से शादी हुई थी और ये मेरा पति था। ये औरत कहाँ से आ गई जो उम्र में मेरे पति से बड़ी लग रही थी, लेकिन अपने आप को उसकी पत्नी कह रही थी। वो औरत जो जहाँ पर सामने खड़ी थी और अपने आप को मेरे पति की पत्नी कह रही थी, उसने मुझे बताया कि मेरे नंबर पर जो मैसेज आया था वो किसी और ने नहीं बल्कि उस औरत ने किया था। उसने मुझे मैसेज किया था कि मेरे पति की जान को खतरा है और अगर मैंने विदाई से इनकार ना किया और उसके साथ विदा होकर उसके घर चली गई तो अच्छा नहीं होगा। रास्ते में ही हम दोनों को कोई मार देगा, क्योंकि मेरे पति का कोई दुश्मन है और उसे मारना चाहता है। अगर मुझे अपने पति की और अपनी जान प्यारी है तो मैं अपने पति को लेकर किसी महफूज जगह पर पहुंच जाऊं।
वो मैसेज इस औरत ने जानबूझकर किया था, यही तो उनका काम था। घर में किसी को मालूम नहीं था मैं अपने ही पति के साथ घर से भागी हूँ। वो लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए भाग गई। जबकि मेरे ससुराल वाले बारात वापस ले जाएंगे और कल को जब मैं किसी को नहीं मिलूँगी तो उन लोगों पर इल्ज़ाम नहीं आएगा कि वो लोग मुझे विदा करके अपने घर नहीं ले गए थे। मैं हैरत से सब सुन रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। ये सब कुछ उसकी चाल थी। वो मुझे और मेरे पति को यहाँ बुलाना चाहती थी ताकि मेरे घर और मोहल्ले वाले ये समझे कि मैं खुद घर से भागी हूँ, विदा होकर अपने ससुराल नहीं गई। इस औरत का मकसद क्या था और वो क्या चाहती थी, उसने ये सब कुछ किस लिए किया। अचानक से ही मैं होश की दुनिया में वापस आई और मैंने उस औरत को अपने पति से अलग कर दिया और उसे ये कहा कि जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, कोई ये नहीं समझेगा कि मैं भागी हुई हूँ। मैं सबको सच बता दूँगी। इससे पहले कि मैं अपने पति का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती, उस औरत ने कहा कि अगर मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं अपने पति से ही पूछ सकती हूँ कि सच क्या है। तो मैंने अपने पति से पूछा तो वो इस बात पर मान गए कि वो औरत जो कुछ भी कह रही थी वो सच कह रही थी। इसका मतलब ये था कि वो पहले से शादीशुदा थे और उसने मुझसे झूठ बोला। मुझे फूफू की बात याद आई थी कि वो अमीर घर का लड़का मुझसे शादी करने के लिए राज़ी कैसे हुआ, और वो अमीर लोग थे, वो तो किसी से भी शादी कर सकते थे। किसी भी अमीर घर की बेटी का रिश्ता उन्हें आसानी से मिल सकता था, तो वो हमारे गरीब खाने में क्यों आए थे। ज़रूर उसके पीछे कोई वजह थी, मगर मैं उनकी एक ना सुनी। और आज इतना बड़ा सच मुझे सुनने को मिल रहा था कि जो आदमी पहले से ही शादीशुदा था तो उसने दूसरी शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की थी। उस वक्त मुझे उस पार्लर की सारी सच्चाई और हकीकत मालूम हुई थी। ये ब्यूटी पार्लर जिस औरत ने खोला था वो इससे बहुत सारे पैसे कमाती थी, और वो पैसे इस तरह से कमाती थी कि जो भी लड़कियां यहाँ पर आती उसकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो जाती थी। उसके पीछे ये राज था कि जो भी औरत जिसका ये ब्यूटी पार्लर था हकीकत में वो लोगों के लिए रिश्ता तलाश करती थी, और वो ऐसे लोगों के रिश्ते तलाश करती थी जो कि अमीर होते थे, जो अपनी मर्ज़ी और खुशी से दूसरी शादी करना चाहते थे। या फिर ऐसा होता था कि औलाद की वजह से लोग दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते थे, और वो लोग किसी ऐसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिशमंद होते थे जो कि गरीब घर की हो, ताकि औलाद होने के बाद वो उसे अपने घर से निकाल दे और अपनी पहली पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। जबकि ये औरत जिसने ये अपना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था वो ऐसे ही लोगों के लिए काम करती थी और उनकी मदद करती थी। जो लड़कियां यहाँ पर आती थी तो उसकी कुछ फ़ोटो खींच कर रख लेती थी, जब वो अपने पास आने वाले अपने कस्टमर को दिखाती जो कि अमीर घर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते थे, और उसे इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलते थे। ये औरत उनको फ़ोटो दिखाती, अगर उन्हें लड़की पसंद आती तो वो उसे उसके घर रिश्ता लेने के लिए भेज देती। साथ में किसी औरत को पैसे देकर लड़के की माँ या बहन बनाकर भेज दिया जाता था। वहाँ जाकर वो लोग यही कहते थे कि बस लड़की उन्हें किसी जगह पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसका रिश्ता लेने के लिए आए हैं। कोई गरीब ही क्यों ना हो, वो कभी भी कुछ महीनों के लिए अपनी बेटी की शादी कभी किसी से नहीं करता। ऐसा वो लोग झूठ बोलते और सच छुपा लेते। जब शादी तय हो जाती तो ऐन विदाई के वक्त लड़की को कोई ऐसा मैसेज किया जाता कि वो खुद ही अपना घर छोड़कर अपने ही पति के साथ भाग जाती। ये इसलिए वो लोग करते थे ताकि लड़की के घर वाले बाद में उनसे कोई सवाल ना करे। वो ये कहते थे कि उनकी बेटी तो खुद भाग गई है, वो कौन सा विदा होकर उनके घर आई है जो किसी बात का जवाब दे। और ये राज शादी के दिन ही खुलता था या फिर शादी के बाद खुलता था कि उस लड़की की शादी किस मकसद के साथ की गई थी। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी शादी अमीर घर में तो हो गई थी, लेकिन वो इस मकसद के लिए हुई थी, ये बात मुझे अब समझ आई थी। जिस आदमी से मैंने शादी की थी उसकी पहले भी एक पत्नी थी जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, और उन दोनों की पसंद की शादी हुई थी। उन दोनों की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद ना हुई थी। लड़के की माँ दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर वो किसी और औरत से शादी करने के लिए तैयार नहीं था,
क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था तो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने सोचा कि कोई बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन उस लड़के की माँ इस बात पर राज़ी नहीं हुई। उसे अपने बेटे की औलाद चाहिए थी और उसके लिए वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए भी तैयार थी। उस औरत ने सोचा कि अगर उसके पति की दूसरी शादी हो गई और उसकी औलाद भी हो गई तो वो उसे पूरी तरह से भूल जाएगा और उसे छोड़ देगा, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब उसे इस औरत के बारे में मालूम हुआ जो इस तरह के रिश्ते करवाती है, इस बात की ज़िम्मेदारी भी इस औरत की थी कि मकसद पूरा हो जाने के बाद उस लड़की को किस तरह से अपनी ज़िंदगी से निकालना है। एक तरह से ये कहा जाता है कि ये औरत उनके साथ पैसों की डील करती थी तो गलत नहीं होगा, जबकि अपने पास आने वाली लड़कियों से वो ये कहती थी कि उसके पास एक ख़ास मंत्र है जिसकी वजह से जो भी लड़कियां उसके पार्लर में आती है बहुत जल्दी उसका अमीर घर से रिश्ता आ जाता है, उसकी शादी हो जाती है। भला ऐसे कैसे मुमकिन था? वो यहाँ पर रहने वाली गरीब और मजबूर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाती थी। वो जानती थी कि लड़कियाँ अपनी गरीबी से तंग आकर यही चाहती है कि उनकी शादी अच्छी और अमीर घरों में हो, और वैसे भी जो लोग गरीब होते हैं ऐसे घरों में रिश्तों की भी बहुत तंगी होती है। इसलिए लड़कियां उसकी बातों में आ जाती थी और वो इस तरह से उन्हें इस्तेमाल करती थी और अमीर लोगों से पैसे वसूल करती थी और फिर उन्हें रिश्ता लेने के लिए लड़की के घर भेज देती। शादी हो जाती। जैसे ही उन लोगों की शादी करने का मकसद पूरा हो जाता तो वो लड़की को डिवोर्स देकर उसके घर वापस भेज देते। वो गरीब लड़कियों को इसलिए चुनते थे कि वो जानते थे कि उनके माँ बाप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर वो उनकी बेटी को डिवोर्स देकर घर से भी निकाल देंगे तो उनके माँ बाप क्या कर लेंगे? थोड़ा बहुत रो धोकर खामोश हो जाएंगे। जबकि वो ब्यूटी पार्लर वाली औरत इस सारे मामले में उसका तो कोई नाम ही नहीं था। करवाती वही सब कुछ थी, लेकिन खुद वो अपने आप को किसी भी मामले में ज़ाहिर नहीं होने देती थी। यही तो उसकी चालाकी थी और यही उसके काम का तरीका था। अब तो मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई थी। मेरे पति की पहली पत्नी का भी यही कहना था कि उसने अपने पति की दूसरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ औलाद की खातिर की है। वो बच्चा लेकर नहीं पाल सकते क्योंकि उसकी सास इस बात पर राज़ी नहीं थी। इसलिए उसने मजबूरन अपने पति को दूसरी शादी के लिए इजाज़त दी थी, लेकिन वो अपने पति को कभी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करने दे सकती थी जो कि उसी की स्टैंडर्ड की हो। इस तरह से उसका पति उससे दूर हो जाता और इस तरह से उसने मेरा इस्तेमाल किया। अपना मतलब निकालने के लिए उस औरत ने मुझे पैसे देने का वादा किया था। उन लोगों को मुझसे बस औलाद चाहिए थी। उसके बाद मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा और मेरा तो उन लोगों से ना कोई ताल्लुक़ होगा और ना ही उस घर से मेरा कोई ताल्लुक़ होगा और ना ही अपने बच्चे से। उसके बाद में वो लोग मुझे पैसे देंगे और उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार पाऊँगी। किसी और से शादी कर लूँगी और ऐश की ज़िंदगी गुजारूँगी। उस औरत ने मुझे समझाया कि इसमें मेरा ही फ़ायदा है और मैं खामोशी से उन लोगों की बात मान लूँ। मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में पैसे की बहुत अहमियत है, लेकिन मैं कभी भी पैसे के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया और अब मुझे फूफू की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। वो ठीक कहती थी कि पहले लोगों को जान लेना चाहिए। मैं बेवकूफ़ थी जो बिना जाने इस शादी के लिए हाँ कर दी और ज़िद की थी कि मेरी शादी इसी घर में करे। मैंने ये नहीं सोचा कि एक अमीर आदमी और एक खूबसूरत आदमी भला मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी क्यों करेगा। और अब आखिरकार वो बात भी मुझे समझ आ ही गई थी कि उस अमीर और खूबसूरत आदमी ने मुझसे शादी क्यों की थी। मैंने उसी वक्त उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म था और मैं किसी भी ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मैंने अपने पति से कहा कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझे डिवोर्स दे दे और मैं अपने घर वापस चली गई। वापस आकर मैंने फूफू को सारी कहानी बताई तो उन्होंने मुझे समझाया और ये कहा कि ज़िंदगी में बहुत सारे हादसे हमारे साथ होते रहते हैं, बस उसे एक हादसा समझकर भूल जाना चाहिए और बड़ों की बात को मान लेना चाहिए। वो मेरी भलाई के लिए मुझसे समझाती थी, मगर मैंने उनकी बात पर ध्यान ना दिया और लालच में आकर ये सब कुछ कर बैठी, जिससे मैंने अपनी ही ज़िंदगी ख़राब कर ली थी। लेकिन ये भी अच्छा था कि ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब होने से बच गई।
मैं अपने घर वापस आ गई थी और उन अमीर लोगों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। काफ़ी दिन इसी तरह गुज़र गए थे। जब एक दिन मेरा पति वापस आया, मैं ये समझी थी कि शायद वो मुझे डिवोर्स देने के लिए आया है, मगर उसका कहना था कि वो मुझे डिवोर्स देने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ ले जाने के लिए आया है। वो इस सारे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसकी पत्नी ने उसे मजबूर किया था और अपनी मोहब्बत के वास्ते दिए थे, तो इसीलिए वो मजबूर हो गया था। वो अब शर्मिंदा था और अब सब कुछ ठीक करना चाहता था। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे बताया कि उसकी पत्नी को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था और वो चल फिर नहीं सकती। वो बिस्तर पर पड़ी है और उसे किसी की ज़रूरत है। उसी ने यहाँ उसे भेजा था कि वो मुझे यहाँ ले आए, और अब वो किसी डील के तहत मुझे लेने नहीं आया था, बल्कि पूरे हक़ से मुझे लेने आया था। उसने मुझसे वादा किया था कि अब मैं उसके घर हमेशा उसकी पत्नी बनकर ही रहूँगी और कोई मुझे उसके घर से नहीं निकालेगा। फूफू ने मुझे कहा था कि मेरी ज़िंदगी के लिए यही ठीक है कि मैं अपने घर विदा हो जाऊं। मैं भी अपने पति के साथ अपने घर आ गई। फिर मैंने उस घर की सारी ज़िम्मेदारी को संभाल लिया था। आखिरकार मुझे वो सब मिल ही गया था जो मैं चाहती थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।